बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ही है और मैं हूँ फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, अमेरिकन इलेक्शन सबकी नज़रें और सबको इंतज़ार था कि अमेरिकन इलेक्शन में क्या होगा। हर कोई जो है वो डिफरेंट एनालिसिस के साथ जो है वो अपनी-अपनी राय भी बताता रहा। लेकिन नतीजा वही आया है जो ख़ास तौर पे हमारे प्रोग्राम में जिसको डिस्कस किया गया था और मेरे साथ फैसल इदरीस भट्ट साहब इस वक़्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपको वेलकम करूँगी फैसल साहब। और यहाँ पे ये कोट करना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है मेरे लिए इस वक़्त कि हमने अपने प्रोग्राम में बार-बार जो डिस्कस किया, आपने हमेशा कहा कि यही रिज़ल्ट्स आएँगे अमेरिकन इलेक्शंस के जो आए हैं। हालाँकि कमला हैरिस के हवाले से हमें बहुत कुछ जो है वो वहाँ पे सर्वेज़ होते थे, लोग बड़ा सपोर्ट भी कर रहे थे, बड़ा प्रमोट भी कर रहे थे। लेकिन आपको मुबारक देना चाहूँगी कि आपने जो नताइज बताए थे वही आए हैं सामने। थैंक यू वेरी मच। और अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी खबरों में यही है क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और वहाँ पे होने वाले इस तरह के बड़े-बड़े चेंजेस जो हैं वो पूरी दुनिया में असरअंदाज भी होते हैं। कहा ये जाता था कि इस बार जो अमेरिकन इलेक्शन होंगे वो पहले कभी इस तरह के नताइज तारीख में नहीं आए होंगे और ऐसा ही हुआ। ट्रम्प जिस तरह से जीते हैं और जिस तरह से कमला हैरिस को शिकस्त हुई, बड़ा टफ कॉम्पिटिशन था, कमला हैरिस ने बहुत ज़्यादा कॉम्पीट भी किया। लेकिन जो ट्रम्प इस वक्त जीत गए हैं, उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच भी दे दी है। बट साहब, हमने आज इस प्रोग्राम में डिस्कस ये करना है कि अमेरिकन इलेक्शन किस तरह से बाकी जो है वो दुनिया में असरअंदाज होंगे, पाकिस्तान में उसके क्या असरात हो सकते हैं और ये जीत जो है वो किस तरह से हुई है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ट्रम्प की जीत की वजह आपको क्या लगती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि गज़ा की जंग और फ़लस्तीन पर ढाए जाने वाले मज़ालिम जो हैं, ये किसी भी इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं है। जी। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि ट्रम्प की पॉलिसीज़ यानी कि रिपब्लिकन की या ट्रम्प की पॉलिसीज़ देख लें जो उन्होंने विनिंग स्पीच भी की थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हम जंगों का खात्मा करेंगे। अब दूसरी तरफ अगर अब आप आ जाएं डेमोक्रेट्स की तरफ, तो डेमोक्रेट्स ने हमेशा जंगें शुरू की हैं। इनके सिर्फ एक सदर है, सदर बुश, जिनके दौर में अफगानिस्तान वॉर हुई और इराक पर हमला किया गया। बुश जूनियर रिपब्लिकन के, और इसमें ख़ास तौर पर ट्रम्प का एक फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि ये रिपब्लिकन के वाहिद सदर मुंतखब हुए हैं जिन्होंने जो इलेक्टोरल वोट लेके तो जीत ही गए, ये पॉपुलर वोट भी सबसे ज़्यादा अच्छा। इन्होंने हासिल किए, जिसमें 51% इन्होंने हासिल किए क्यों पॉपुलर वोट। इनकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है? एक तो मैं ये समझता हूँ कि उनका फार्मूला और कैमला हैरिस जो है, उनके आगे उनकी शख्सियत कोई टक्कर की नहीं थी। ठीक है। अब ट्रम्प जो हैं, उनके बारे में अमेरिकन्स, गोरे अमेरिकन्स ये समझते हैं, बल्कि आप समझे कि एशियंस भी ये समझते हैं, नॉट इमिग्रेंट जो हैं, वो ये समझते हैं कि ट्रम्प के आने से अमेरिका में माशत बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जंगों का खात्मा हो जाता है और माशी तौर पे वो बेहतर हो जाते हैं। अब डेमोक्रेट्स ने जो यूक्रेन वॉर छेड़ी, वो वॉर, इसका मतलब ये है कि अमेरिकन ने कबूल नहीं की, और वो कबूल नहीं की, इस वजह से ट्रम्प को उसका फायदा पहुंचा। अब खास बात ये है कि सदर ट्रम्प के अपनी पार्टी के दो साबिक सदूर, जिनमें डक चीनी और वो थे दूसरे सदर बुश जूनियर। सदर बुश और डक चीनी जो हैं, उन्होंने ना सिर्फ के रिपब्लिकन या ट्रम्प की हमायत नहीं की, बल्कि मुखालफत भी की। जब यानी कि वो उनके साथ नहीं थे, वो मुखालिफ पार्टी के उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे थे। और दूसरी तरफ कमला हैरिस का ये था कि साबिक सदर क्लिंटन और साबिक सदर ओबामा और मौजूदा सदर बाइडन, ये तीनों सदूर जो हैं, वो मिलकर कमला हैरिस की कैंपेन चला रहे थे और लोगों को इस बात पे मतलब कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि डेमोक्रेट का सदर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अमेरिका वॉर्स का खात्मा चाहता है। अगर वॉर्स का खात्मा चाहता है तो ट्रम्प को ले आए हैं। अब पहले मतलब आपने एक बार हमें अपने प्रोग्राम में बताया था कि शहरी तो अमेरिका के ये चाहते हैं।
लेकिन अब हुकूमतों के जाने से असल में तो फैक्ट होंगे। ट्रंप से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आए हैं तो वाकई जंगों का खात्मा उन्होंने स्पीच में तो कह दिया, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होगा और स्पेशली गजा की सूरत हाल में कोई बेहतरी आने की उम्मीद है? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि गजा की सूरत हाल जो है उसमें मैं नहीं समझता कि ट्रम्प की पॉलिसी कोई चेंज हो। अच्छा, क्यों? ये सेम बावजह इसराइल। अच्छा। तो इसराइल जो है पहले ये समझें कि अमेरिका की रीढ़ की हड्डी इसराइल है। और ट्रम्प की मतलब जब आप देखें कि ट्रम्प जंगों का खात्मा चाहते हैं और जहाँ पे सबसे बड़ी दुनिया की इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, 69 लोगों को शहीद किया जा रहा है, वहाँ पे वो क्या उनकी हमायत उन्होंने जारी रखे हुए थी इसराइल की। हाँ। और कैमला हैरिस ने भी जारी रखी हुई थी, उन्होंने भी रखी हुई थी। अब मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि आइंदा आने वाले दिनों में ज्यों-ज्यों सदर का हल्फ करीब आएगा, 20 फरवरी है सदर के हल्फ की, जी। उस वक्त दुनिया की सियासी मंजरनामा जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। दुनिया में एक तो यूक्रेन वॉर एक तो बंद होगी, दूसरा जहाँ पे इस वक्त खाना जंगी या जंगी सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जाएगा। तीसरा मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में अमेरिका जो है वो नॉन इमिग्रेंट्स के लिए मुश्किल हालात लेके आएगा। और जो गैर कानूनी मुकीम हैं अमेरिका में, उनके लिए भी एक बुरी खबर है। आपको पता है लास्ट टाइम जब ट्रंप आए थे उन्होंने मेक्सिको के दरमियान और अमेरिका के दरमियान दीवार बनाने का ऐलान कर दिया था। तो ये कुछ नुकसान भी होंगे। और 35 करोड़ से कुछ ज़्यादा आबादी है अमेरिका की जी। और उसमें जो है बड़ी तादाद जो है वो गैर कानूनी लोगों की मौजूद है, क्योंकि अमेरिकन लॉ के मुताबिक जो एक दफ़ा अमेरिका में आ जाए उसको दोबारा उससे पूछ नहीं की जाती। तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ बुरी खबरें भी हैं और कुछ आलमी दुनिया के लिए अच्छी खबरें भी हैं। अभी जो सिचुएशन है ट्रंप की जीत की वजह से कैमला हैरिस ने कैसा मुकाबला किया भट्ट साहब? क्या देखा आपने कि मैं ये समझता हूँ कि कैमला हैरिस एक अच्छी उम्मीदवार थी और उन्होंने ट्रम्प को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया। कैमला हैरिस की नाकामी की एक बुनियादी वजह गजा की जंग, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने शुरू करवाई थी और डेमोक्रेट्स उसको फुल सपोर्ट भी कर रहे हैं। और दूसरी इनका मतलब दुनिया में जंगों को फ़रोग देना। मेरा ख्याल ये है कि इसके अलावा कोई वजह नहीं हुई। और ट्रम्प ने अमेरिका के लिए आपने वो देखा है, ट्वीट किया था ट्रम्प ने इलेक्शन से एक दिन पहले कि अगर आप अमेरिका की दुनिया पे बनानी चाहते हैं तो बाहर निकलें और वोट करें। तो मेरा ये ख्याल है कि टैक्स भी थे बहुत ज़्यादा, फिर पैसे का इस्तेमाल भी था। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ मतलब जिस तरह हमारे यहाँ होता है पैसा और लॉबिंग और कैंपेन्स, इन सब चीज़ों का बड़ा किरदार होता है, बड़े असरात होते हैं। अमेरिकन इलेक्शन में किस हद तक असरात है इन चीज़ों? अमेरिकन इलेक्शन में तो करोड़ों डॉलर अरबों डॉलर खर्च होता है। और मेरे सुनने में आया हुआ है कि बल्कि समझने में आता है कि वहाँ पे एक जो माफियाज हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए। तो लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं। लॉबिंग फर्म्स जो हैं वो करोड़ों डॉलर लेती हैं, वो सर्वेस करती हैं, फिर आपकी कैंपेन डिज़ाइन करती हैं कि कैसे डिज़ाइन करना है। तो एलन मस्क ने बहुत ज़्यादा मतलब वो दिया है, डोनेट किया है रिपब्लिकन को, जिस पे आपने पता है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विनिंग स्पीच में भी एक स्टार का नाम दिया है। नया सुपर हीरो मिल गया, वो एलन मस्क का ही कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट की है डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन पे। बिल्कुल ठीक है जी। हम मज़ीद बात करेंगे कि किस तरह से अमेरिकन इलेक्शंस हुए और अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से जो प्रिडिक्ट किया जा रहा था वहाँ पे जो सर्वेज हुए थे उनके मुताबिक रिजल्ट आया या नहीं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब व्हाट्सएप से पूछना चाहेंगे कि व्हाट्सएप ये जो सिचुएशन थी हमने तो जो प्रिडिक्ट किया था वो रिजल्ट आ गया, लेकिन अमेरिका में जिस तरह से सर्वेज हुए, जिस तरह से लोगों के ख्यालात थे या कोई उनकी जो है वो जो कंपनीज थी जिन्होंने कोई पहले जो है वो सर्वेस वगैरह करवाए, उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग रिजल्ट आया। जिन एरियाज में या जिन इलाकों में कहा जाता था कि यहाँ पे कमला जीतेंगी वहाँ कमला ही जीती, और जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता था वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ही जीते।
हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, इसकी क्या वजह है? हमारे यहाँ तो ऐसा हो जाता है कि जिन इलाकों से आपको उम्मीद होती है वहाँ बिल्कुल ही दूसरी पार्टी क्लीन स्वीप कर जाती है। ये इतना डिफरेंस कैसे आ जाता है हमारे? लाहौर में ना, मैं आपको बताता हूँ, ऑन चौधरी जिनका ताल्लुक वो एक नई पार्टी से, ऑन चौधरी जो हैं वो मियां नवाज शरीफ की टिकट पर इलेक्शन, यानी कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे, अपनी पार्टी की टिकट पे, हाँ। तो किंग्स पार्टी की टिकट पे। तो मियां नवाज शरीफ ने ये डिसाइड किया कि इनके मद्दे मुकाबिल कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया जाएगा। अच्छा। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मेरे ख्याल आई थिंक 1.5 लाख वोट लिए हैं लाहौर से। जी। तो ऑन जो सब जो है वो 3.5 लाख वोट ले गए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हाँ। हुआ। तो हमारे इलेक्शन की तो क्या ही बात है। हाँ। तो दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ फॉर्म 47 का बड़ा चर्चा, अच्छा। अमेरिका में शायद इस तरह नहीं इस है। तरह की चीजें। और बड़ी मुस्तनद फर्में होती हैं, उन्होंने सिर्फ इलेक्शन सर्वे नहीं करने होते, उन्होंने तमाम मतलब सर्वे करने होते हैं, बीमारी के हवाले से, कोविड के हवाले से, माशियत के हवाले से और शरह ख्वांदी के हवाले से। तमाम सर्वे जो है वो कंपनीज ने करने थे, वो अपनी क्रेडिबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और देखें, पहले डे फर्स्ट से ये कहा जा रहा था कि नेक टू नेक मुकाबला है और कैमला जो है वो भी जीत सकती हैं। कहा ये नहीं जा रहा था कि कैमला जीत सकती हैं, कहा ये जा रहा था कि कैमला जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की उम्मीदवार है। तो कहा यही जा रहा था कि अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो तो डोनाल्ड ट्रंप ही इलेक्शन जीतेंगे। अब मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतनी भारी कामयाबी से पहले रिपब्लिकन के सदर मुंतखब होने वाले हैं जो इतनी भारी वोटों से जीते हैं। तो मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि आइंदा आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि पहले माजी में अपनी गलतियों से काफ़ी सबक सीख चुके होंगे और आने वाले वक्त में दुनिया में बेहतरी लाने के लिए कोशिश करेंगे। आपको पता है सऊदी अरब का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है डोनाल्ड ट्रंप से। हाँ। और बानी पीटीआई बस उनके यही पे आपको मैं बानी पीटीआई पे इस हवाले से रोकूंगी क्योंकि उनके रिलेशनशिप से हमने डिटेल में बात करनी है। मुझे ये बताइएगा क्योंकि सेनेट में भी ये अक्सरियत ज़्यादा है उनकी, तो मुझे ये बताएं कि क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर भी उन्होंने अपनी स्पीच में बात की है। हम आम तौर पे समझते हैं कि इकोनॉमी सिर्फ हम जैसे मुल्कों की ही खराब हुई कोरोना की वजह से या मुख्तलिफ गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ की वजह से। अमेरिका में किस तरह से हालात बदले, लोग क्या वहाँ पे भी उस तरह परेशान रहे जिस तरह हम परेशान हैं? देखें, जब कोरोना आया ना अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से, डोनाल्ड ट्रंप ने एवरेज जो बंदा जो काम कर रहा है उसको उतने पैसे मिलेंगे। अब क्योंकि धोखेबाज भी दुनिया में भरे पड़े रहते हैं, अब मैंने शो कर दिया कि मैं $1,000 पर वीक कमाता हूँ। अच्छा। तो मुझे फिर $1,000 पर वीक मिलना शुरू हो गए। अब मुझे एक माह के मिल गए जी $4,000। $4,000 जब मिल गए तो उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना चला गया। मैं आज अपना काम कर रहा हूँ कैश पे और वो जो इमदाद है वो भी ले रहा हूँ, वो भी ड्रॉ करा रहा हूँ आज भी। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में लोग खुशहाल हो गए थे, इनके पास पैसा आ गया था बहुत ज्यादा। ये भी एक बुनियादी वजह डोनाल्ड ट्रंप की जीत। अच्छा। हाँ, लोगों ने उन्होंने माशियत जो है वो बहुत बेहतर कर दी थी, लोग खुशहाल हो गए थे। बाइडन के दौर में वो खुशहाली खत्म हो गई थी। बाइडन के दौर में लोग होमलेस बहुत हो गए थे, लोगों के पास पैसे खाने के नहीं थे, लोग जो है वो फ्यूलिंग नहीं करवा पाते थे गाड़ियों में, उनकी माशियत जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। बड़े बड़े मॉल्स बंद हो गए थे। मैं मतलब एक वॉलमार्ट एक चेन है अमेरिका में, मेरा ख्याल है आई थिंक सो के कोई 1,000 के करीब या इससे भी ज़्यादा उनकी मतलब आउटलेट्स होंगी। ये वॉलमार्ट में सुई से लेके गाड़ी तक आपको सब मिलता है। ठीक है। ये और मतलब इसमें सारा कुछ ही डाल रहे हैं, दवाई भी डाल रहे हैं, कपड़ा भी डाल रहे हैं, इसमें स्पोर्ट्स भी डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं, साइकिलें भी डाल रहे हैं, ठीक है, ग्रॉसरी भी डाल रहे हैं। तो उसकी कोई मैंने सुना है कि 350 आउटलेट्स जो है वो बंद होंगी। और एक स्टोर था गारमेंट्स का बहुत बड़ा, उसका नाम अभी मेरे ज़हन से निकल गया, उसकी कोई सुना है कोई 200 आउटलेट्स जो है वो बंद होंगी। और ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये कोई छोटी चेन्स नहीं है, ये मतलब आप समझें कि
हमारे अगर पाकिस्तान के हिसाब से हम लगाएं तो एकड़ों में इनकी जो थी ना स्पेस थी, और वो अगर इतने बंद हो जाए और फिर वहाँ पे 10-10 हज़ार एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। फिर अब आप मैं उनके अपने कल्चर को तो नहीं हम बात करते, उनके कल्चर के मुताबिक बात करते हैं। वहाँ पे कसिनोज बंद हो गए। मैं एक दफ़ा मैं उधर जाने का इत्तेफाक हुआ तो वो मेरा जो ड्राइवर था उसने बताया कि ये, मैंने उसे कही ये कौन सी बिल्डिंग है, उसने कहा ये फलां कसिनो था। तो मैं कहा अब क्या हुआ, कहता है उसने ये बंद हो गया। तो उसने बड़े अफसोस का इजहार किया। उसने कहा कि 10,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं इसके कसिनो के बंद होने से, मतलब बड़े बड़े कसिनो हैं। तो अब आप देखें उनकी वो तो घर जो है वो तो परेशान ही थे ना, वो तो दुआ कर रहे उनके होंगे। लिए ऐसी चीजें कम होती हैं, कम। उनके लिए ज्यादा सदमे वाली बात है। हम सदमे तो वाली बात। बेचारे बड़े स्ट्रॉन्ग जी। लोग हैं। खैर हमारे पे तो इतनी मुसीबतें पड़ती हैं और अब यार समझ आ जाती है। है ना। अच्छा व्हाट्सएप मैंने नोट किया वहाँ पे आए लोगों को थोड़ी सी बीमारी को भी बड़ा महसूस कर जाता है। अच्छा। हाँ मैंने खुद नोट किया है कुछ लोगों को हम्म। कि हम लोग वाकई बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। खैर वापस आते हैं अमेरिकन इलेक्शन की तरफ। लॉबिंग और इन्वॉल्वमेंट और इस तरह की चीज़ों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बट सब जब भी ट्रम्प साहब आते हैं तो रशिया के ऊपर इल्जाम लगने लगते हैं कि रशिया ने कोई इन्वॉल्वमेंट की है इलेक्शन। देखिए रशिया और अमेरिका जो है पुराने हरीफ हैं आपस में, जी ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप और प्यूटन जो है वो आपस में प्रेसिडेंसी से पहले के फ्रेंड्स हैं। अच्छा, और प्यूटन ये समझते हैं क्योंकि ट्रंप या रिपब्लिकन जो हैं वो जंगों को स्नब करते हैं और इनका खात्मा चाहते हैं, तो उससे प्यूटन की या रशिया को फ़ायदा महसूस होता है। और दोस्ती का फैक्टर भी आपको नहीं भूलना चाहिए। उसके अलावा अगर आप बात करें कि ट्रंप के आने से रशिया पे इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इल्ज़ामात लगाते हैं ये FBI, CIA इनको अपने बजट जो है उन पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि अगर उन्होंने रशिया में बैठ के उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये डिज़ाइन कर दिया इलेक्शन और ट्रंप जीत गए हैं, और तो इसके लिए तो बड़ी काबिल गौर बात है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी ये चीज़ें हो जाती हैं। नहीं देखिए, हैकिंग जो है उसमें तो रशियन जो है वो बहुत माहिर समझे जाते हैं, ये तो बात तय है। पर बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आप एक से एक जदीद जो है वो जिद्दत आती जा रही है इसमें, तो उसमें अगर तो उन्होंने किया है तो फिर तो उनको दाद देनी चाहिए कि दुनिया की सुपर पावर की एजेंसीज जो हैं वो फेल हो गई हैं उनके आगे और उन्होंने इनको मामू बना लिया और फिर ट्रंप को जितवा लिया। पर मैं नहीं समझता कि ट्रंप कोई इस वजह से जीते हैं, किसी धांधली की वजह से जीते हैं। मैं ये लोगों के जज्बात आपको बता रहा हूँ, बड़ी डिटेल बताए हैं कि लोगों के जज्बात ये थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो माशी हैसियत मुल्क की ठीक होगी, और माशी से ठीक होगी तो खुशहाली आएगी, खुशहाली आएगी तो नौकरियां दिखाएंगी। असला इंडस्ट्री उसका क्या असला इंडस्ट्री को भी असला इंडस्ट्री को भी चलाया जा सकता है। और ये इस खत्ते से निकल के किसी और खत्ते में बेचना शुरू कर दें। वैसे तो आप ये समझे कि मिस्र भी आजकल अमेरिका मिस्र को कुछ नहीं बेच रहा था क्योंकि इसराइल का वो मामला था कि इस ग्रेटर इसराइल में मिस्र का नाम आता है। तो अमेरिका जो है इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपना सकता है अपने असले के हवाले से। वो ज़रूरी तो नहीं आप जंग करने के लिए असला खरीद रहे हैं, आप अपनी हैसियत इंडिपेंडेंट करने के लिए भी तो असला खरीदते हैं। तो उसमें तो असला बिकेगा, पूरी दुनिया में बिकेगा, और मेरे ख्याल पहले से ज़्यादा बिकेगा। ये जंग छिड़वा के थोड़ी असला बिकवाना चाहिए। अच्छा ये जिस तरह से इन्होंने अपनी स्पीच में बात की है, मैं अभी हमें एक ब्रेक में जाना, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह हमारे यहाँ सियासतदान और बड़े बड़े लोग जो हैं वो जीतने के बाद या जीतने के लिए जो स्पीचेस करते हैं बाद में उनका कुछ पता नहीं होता, तो क्या वहाँ भी अब हम यही सोचें कि ट्रंप ने जो कहा है वो पूरा होगा या नहीं होगा? ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और व्हाट्सएप सियासतदानों की बातें हैं और सियासत है किसी भी मुल्क की हो। बताइएगा, हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी स्पीचेस होती हैं, फिर माजरत के साथ जो लोग मुझे देख रहे हैं उनका कोई सर पैर बाद में नहीं मिलता। क्या ट्रंप की बातें पूरी होंगी या वहाँ पर भी रवायत है बातें कुछ और एक्शन कुछ? देखें,
एक तो डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को ये शर्फ हासिल है कि वो भी बानी पीटीआई की तरह कोई भी बात करके उससे बैक स्टेप पे चले जाते हैं और यू टर्न ले लेते हैं, और उनके दोस्त हैं और वो ये समझते हैं कि यू टर्न लेना जो है ये सियासत की शान है। तो वैसे तो उन्होंने कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं की जिसमें आपको लगे कि वो अपनी बात पे कायम रहेंगे या असल नहीं में रहेंगे। वजह की वजह से लोग बड़े बेचैन हैं। गजा के हवाले से अगर आप ये समझें कि कोई तब्दीली आएगी तो मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी में वो कोई तब्दीली आएगी। हाँ, यूक्रेन में आ सकती है या दुनिया में और जो जगह हैं वहाँ पे आ सकती है, गजा में कोई नहीं आएगी। और गजा में मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप अगर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहते हैं तो इसराइल और फ़लस्तीन को एक टेबल पे बिठा के तो मामले को तय करा देना चाहिए। अब ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ईरान के हवाले से भी मज़ीद अमेरिका की पॉलिसी जो है अग्रेसिव हो सकती है आने वाले वक्त में। तो ईरान तो पहले ही तैयार बैठा है। बट सर जो वहाँ रहने वाले मुस्लिम है वो भी तो ट्रम्प के आने पे कुछ थोड़े बहुत उनकी इश्यूज थे, शायद आपका क्योंकि आना जाना रहता है, तो आमतौर पे लोगों का क्या वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का तासुरात होते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सदर ट्रम्प के दौर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि किसी ख़ास मज़हब के शख्सियत को क्रिटिसाइज़ किया जाए, खुदा न खास्ता। अच्छा। इसमें सिर्फ उन्होंने जो पूरे अमेरिका को बेदार किया है वो तासुब दिया है इन्होंने गोराइज़म को कि ये गोरों का अमेरिका है, आप उठो और उठ के अमेरिका पे छा जाओ। तो इसमें कोई मज़हब की बुनियाद ऐसे नहीं है, इक्का दुक्का वाक़या दुनिया में हर जगह हो जाते हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तो मुझे लगता है कि मुसलमानों ने बहुत सपोर्ट किया ट्रम्प को, और इसी उम्मीद से किया कि दुनिया में जो जंगें हैं वो उनका ख़ात्मा किया जा सके और माशी पॉलिसी जो है और माशरत जो है बेहतर हो। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बानी पीटीआई को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे होते हैं। अब ये बताइएगा कि बानी पीटीआई और डोनाल्ड ट्रंप की क्योंकि जब वो अपने टेन्योर में थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे तो एक अच्छी मुलाकात और अच्छे लिंक्स हम देखते थे। क्या उनकी हुकूमत आने से बानी पीटीआई के हक में भी कोई फ़ायदा होगा? देखिए, अभी पीटीआई के लोग बहुत बैंड बजा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, वो उधर से फ़ोन करेंगे और अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल जाएगा और बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे और हुकूमत चली जाएगी और उनकी हुकूमत आ जाएगी। ये मतलब एक दीवाने का ख्वाब है, पहले ये समझे। मैं ये समझता हूँ कि सफारती तौर पे अमेरिकन एम्बेसडर पाकिस्तान से सफारती तौर पर बात कर सकता है, मगर उस सूरत में जब 20 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप अपना ओथ लेंगे। क्या हमें ये भी देखना होगा जब 20 फरवरी को वो ओथ लेंगे तो सबसे पहला काम उनको बानी पीटीआई की रिहाई के लिए काम करना होगा, या सबसे पहले उन्होंने अपने अमेरिकन्स को देखना है, अपनी कैबिनेट बनानी है, अपना मतलब पॉलिसीज़ को रिव्यू करना है डेमोक्रेट्स की, या वो सबसे पहले अडयाला जेल पे तवज्जो देंगे? अब आप ये भी देखें कि इंडियंस की भी बहुत बड़ी तादाद है अमेरिका में, एशियंस की भी बहुत बड़ी तादाद है। अब पाकिस्तान उधर कोई इतना मैटर नहीं करता कि मतलब वो पाकिस्तान के मसाइल पे वाइट हाउस में बैठ के मुकीम जो वाइट हाउस का है वो पाकिस्तान के एक बंदे के मसले पे जो है ना वो बैच शुरू करते हैं या लड़ाई शुरू करते हैं, ये वो सुलझे हुए लोग हैं। वो अभी 20 फरवरी यानी कि आज आप देखें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 माह तो ये हो गए। फिर एक माह उन्हें ओथ लिया उन्होंने, फिर ओथ सीधा किया, फिर कोई होश आई, कोई पॉलिसीज ब्रीफिंग्स, ये वो कैबिनेट, ये वो सारा कुछ हुआ, तो ये 6 माह तो ये गुजर जाएंगे। बट सर जो एक बार पहले भी मैंने प्रोग्राम में आपसे डिस्कस की थी, जो अफगानी सफीर हैं ज़ल्मे खलीलजाद, उनका कहा जाता है कि ट्रंप के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, करीबी ताल्लुक है। अब उनकी ट्वीट के बारे में क्या कहेंगे? इलेक्शन से ठीक कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि हुकूमत को चाहिए, पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि बानी पीटीआई को बाहर ले आए, उनकी बहुत इकॉनमी के लिए ठीक होगा, उनकी वफामत के लिए ठीक है, फला फला। अब उस ट्वीट को किस तरह से देखें? मैं ये समझता हूँ कि
कोई भी मुल्क सफारती तौर पे शख्सियत की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं करता। ठीक है। और ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो अगर उन्होंने ट्वीट किया था, उनका ज़ाती ख्वाहिश भी हो सकती है, उन्होंने पहले भी पीटीआई के दौर में भी बड़े ट्वीट किए थे, बड़ा कुछ किया था तो कुछ नहीं हुआ था। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद उनकी पॉलिसी कोई ट्रम्प की इस वजह से नहीं चेंज होगी कि ज़ल्मे खलीलज़ाद मेरे जानने वाले हैं और उनका आगे से जानने वाला बानी पीटीआई है। ये ओवरऑल पॉलिसी होगी। आप तो देखें वैसे ही हुकूमत बड़ी मजबूत स्पेस है उसके पास। जजेस वाला मामला देख लें आप, चीफ्स जो हैं उनको भी वो मिल गई है, मतलब 3 साल की जगह 5 साल उनकी मुद्दत मुलाजमत में तस्हीह हो गई है। तो मेरा ये ख्याल है कि जजेस से कुछ थोड़े से परेशान थी हुकूमत, अब भी वापस वो आ गए हैं अपनी फॉर्म में। पर सर ट्रम्प का जो पिछला दौर था, आपने कहा वो इकोनॉमी के लिहाज से बेहतर कर देते हैं हालात, अब वो दूसरी बार आ रहे हैं। प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है, तो क्विकली चाहूँगी कि आप बताएं कि अब जब वो दूसरी बार आएंगे तो कितने जो है वो पुरुमीद नज़र आ रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि अब क्या वो पहले से ज़्यादा डबल ट्रिपल कर सकते हैं, अमेरिका को मजीद सुपर कर सकते हैं? मेरा ये ख्याल है कि ट्रम्प जो है उनके फादर जो ये पेंसिल्वेनिया के रहने वाले हैं और पेंसिल्वेनिया में ही पढ़े हुए हैं, और उनके फादर जो हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। गो के ट्रम्प 13 साल की उम्र में थे जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, और ट्रम्प ने उस वक्त से कारोबार में घुसना शुरू किया है। ट्रम्प को इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्होंने वो कारोबार को बहुत अच्छा चलाया है और इसे बहुत ज़्यादा वुसअत दी है। मेरा ये ख्याल है कि जो एक अच्छा कारोबारी शख्स हो, वो मुल्क को या किसी इदारे को भी बेहतरीन कारोबारी तरीके से चला सकता है, जिस तरह के पाकिस्तान में ये आपने बड़ी बात कही। शरीफ बड़ी बात कही। शरीफ बरादरान जो हैं वो बिजनेस करते हैं, पर मुल्क को भी बेहतर बिल्कुल तरीके से चला। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया बढ़ता हूँ आपके कीमती वक्त के लिए, और नाज़रीन से ज़्यादा चाहेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।